हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका एक पेपर हो चुका है कल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आशा है पेपर अच्छा गया होगा। पेपर कैसा गया, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम में आए, ज़रूर रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। आपको पहले भी कहा गया है, आपके कोई रिप्लाई नहीं आते पढ़ने के बावजूद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बावजूद भी, तो कृपया निवेदन है कमेंट करें। अब आपका पेपर है स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ का। भारत में शिक्षा का स्तर, समस्याएं एवं मुद्दे, जिस पर स्टूडेंट द्वारा डिमांड की जा रही है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाए। तो लीजिए विद्यार्थियों, आपके सम्मुख आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ बीएड प्रथम सेमेस्टर भारत में शिक्षा स्तर, समस्याएं एवं मुद्दे, एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इशू, CC2 के क्वेश्चंस 2024 एग्जाम के लिए, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। कुछ संभावित प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आपके लिए दिशा निर्देश और गाइडेंस का काम करेंगे। बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। आशा है विद्यार्थी तैयारियों में जोर शोर से जुटे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज फॉर ईयर 2024 बीएड फर्स्ट सेम स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ना कोई फीस ना कोई ऑफर, ना कोई फीस ना कोई ऑफर। हमारी विश यही है कि आप बने टॉपर। संघर्षों में ही सफलता की मिठास है दोस्तों, इसलिए संघर्ष करते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर अच्छे अंक मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए चलते हैं हम हमारे सब्जेक्ट में पहले प्रश्न की ओर। इम्पोर्टेंट सीरीज में आपके सम्मुख पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत में शिक्षा का स्तर, समस्या एवं मुद्दे। पहला प्रश्न देख रहे हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो जरूर यह बनेगा कि एजुकेशन का आशय क्या है, मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, या उसका कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कथन के संदर्भ में मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट है मनुष्य का, ये इसके संबंध में वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसी सीरीज में आप देख रहे हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का शक्तिशाली उपकरण है। सोशल चेंजेस लाने के लिए एक इक्विपमेंट का काम करती है एजुकेशन, ये कहा जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। सोशल चेंजेस क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देना है और अपने विचार व्यक्त करना है। क्वेश्चन 4, शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें से व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त साधन है, बताइए। तो आपको अपने व्यूज रखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस बताना है, और फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में से आप किसे बेस्ट समझते हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन, किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का जीवन सुधर सकता है, वो अच्छी बातें ज़्यादा सीख सकता है। किस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों, आप जानते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज के इंपॉर्टेंट वेरी आईएम पे क्वेश्चन देख रहे हैं, संभावित प्रश्न, जिसका पेपर आपका कल है। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है? तो पूछा जा रहा है कि एंशियंट इंडिया में जो एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसे आज एट प्रेजेंट भी हम राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और क्यों? किस सीमा तक वो सक्सेस होगी? प्रश्न 6, बौद्ध शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण बातों में ब्राह्मणी शिक्षा से भिन्न है, विवेचना कीजिए। कि बौद्ध शिक्षा ब्राह्मणी शिक्षा से डिफरेंट है, विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, और शिक्षा की दोनों प्रणालियों में समानताएं बताइए। तो बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा की बात की जा रही है, ब्राह्मणी शिक्षा से यहाँ तात्पर्य, कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों में क्या समानताएं थी, ये पूछा जा रहा है। क्या सिमिलरिटीज थी, ये पूछी जा रही है। हमारे विद्यालयों में क्वेश्चन 7, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, स्पिरिचुअल और मॉरल एजुकेशन की बात की जा रही है। हमारे विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं, विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि हमारे स्कूल्स में स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज कंपलसरी कर देनी चाहिए, इससे आप कहाँ तक समर्थन देते हैं, आपका व्यू क्या है, इसे पूछा जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोशिश कर रही हूँ ट्रांसलेट करने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, उभरते हुए भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
उभरते हुए भारत में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है कि प्राइमरी शिक्षा को एट प्रेजेंट हमें कंपलसरी बना देना चाहिए। इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए ये पूछा जा रहा है, एफर्ट्स क्या क्या किए गए अब तक। भारतीय शिक्षा के संबंध में प्रश्न नंबर 9, भारतीय शिक्षा के संबंध में सन 1882 के हंटर कमीशन की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए और भारत में माध्यमिक शिक्षा की भावी उन्नति में उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। हंटर कमीशन 1882 इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के रूप में सार्जेंट योजना, हंटर कमीशन के बाद सार्जेंट योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन के लिए सार्जेंट प्लानिंग को समझाना है आपको, उसकी समीक्षा करना है, क्रिटिसाइज करना है। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के रूप में सार्जेंट योजना की यथोचित समीक्षा कीजिए, अथवा ऐसा भी पूछ सकता है कि सार्जेंट रिपोर्ट का महत्व बताइए और उसके मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां किसी एक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अर्थात पूछ रहा है कि टीचर इवेल्युएशन की मेथड कौन कौन सी है, किसी एक का वर्णन करना है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचर इवेल्युएशन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से तात्पर्य यहाँ पर एनसीईआरटी से है, उसके रोल और उसकी लाइबिलिटीज के बारे में पूछा जा रहा है कि एनसीईआरटी का रोल क्या है एजुकेशन फील्ड में और उसकी लाइबिलिटीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, माध्यमिक अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, शिक्षा में इसका महत्व बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, 1956 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए। 1956 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए। व्हाट मॉडिफिकेशन हैव बीन डन इन द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986। तो विद्यार्थियों, करिकुलम डेवलपमेंट और स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन हमारे कॉमन है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, अध्यापक शिक्षा क्या है उसकी बात करें, तो बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे जो कॉमन है, जिसे आपने कर लिया है उनको मैंने इसमें नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा संस्थान 10+2+3 पर कोठारी शिक्षा आयोग के विचारों को व्यक्त कीजिए। इंपॉर्टेंट है। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पर कोठारी आयोग की संस्तुतियाँ पूछ रहा है या कोठारी आयोग के सुझाव, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। कोठारी आयोग के सुझाव रिकमेंडेशंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के प्रमुख अनुशंसाओं की तार्किक व्याख्या कीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। क्या यह उद्देश्य आज भी सार्थक है। पीछे आपने प्रश्न देखा कि राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं, 64-66 के शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं, वही प्रश्न है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। बस ऐड कर दिया कि क्या वह उद्देश्य आज भी सार्थक है। आपको लगता है कि आज भी सार्थक है, अगर लगता है तो हाँ में उत्तर लिखिए, नहीं लगता तो नहीं लिखिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ये प्रश्न भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। एक प्रश्न और कम हमारा हो जाएगा, समझ लो सेम प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सार्जेंट योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में क्यों महत्व दिया गया। सार्जेंट रिपोर्ट को हम पहले भी देख चुके हैं। सार्जेंट रिपोर्ट का महत्व बताइए और उसकी मुख्य सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, बहुत ब्रॉड एरिया है सिलेबस का, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को मैंने छाट कर दिया है। इसमें से ही प्रश्न लगभग आते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है, जैसे सार्जेंट योजना है, कुछ और पूछ लिया बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं जो पढ़ा है वो लिख कर आया आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ दोषों के बावजूद, कुछ शब्द कट गया है देख लेंगे आप, कुछ दोषों के बावजूद यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम सैडलर कमीशन कहते हैं, सैडलर आयोग कहते हैं, ने इस देश की विश्वविद्यालय शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। समीक्षा कीजिए। अथवा सैडलर आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशंस पूछ रहा है विद्यार्थियों, इसे पढ़कर जाइएगा। सैडलर आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं
मैकाले का एक ऐतिहासिक दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 12, मैकाले का ऐतिहासिक दस्तावेज भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारक कहा जाता है। अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, उनका तात्कालिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा। मैकाले रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, और इसी क्रम में आपके समूह के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न दिए गए। ऐसा देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए। इस प्रकार 20 प्रश्न आपके लिए है आज के पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए। कल आपका पेपर है स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज का। 23 नंबर का प्रश्न है, इस देश में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए वुड और एबट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संक्षेप में लिखिए। वुड का घोषणा पत्र और एबट द्वारा दिए गए विचार इंपॉर्टेंट है। समराइज द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय मेजर्स वुड एंड एबट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन दिस कंट्री। तो वुड और एबट के विचार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है वुड और एबट के अलावा। आशा है कल के पेपर के लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। सो विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और किसी प्रकार की क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आपका अगला पेपर इसके बाद होगा करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की डिफ़िकल्टी के लिए आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं, आप लिखिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप मेरे चैनल पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी चैनल पर आपको आगे बीएड के साथ साथ नेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। तो जो विद्यार्थी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इसी चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।